नमस्कार, मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर करमपाल जी, जो बीएमएस है और आप सभी को आयुर्वेदिक से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे जो लाइफस्टाइल में क्या क्या कमियाँ रहती हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर करमपाल, बीएमएस, बाबा मसनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, जो आयुर्वेदिक की लाइन में कैसे आना हुआ? एक्चुअली ये पापा का एक सपना था कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बने, और आयुर्वेदा को चुनने का यही एक कारण रहा है क्योंकि आयुर्वेदा एक सजीव पैथी है। ये आपको सही तरीके से जीने के साथ साथ कैसे उपचार करना है और किस प्रकार से हमें निर्जीव पैथियों से बच के आपको सजीव पैथी के ऊपर कैसे रहना है, उस चीज़ के बारे में ये कंप्लीट आपको जानकारी देती है। तो सर, जैसे आयुर्वेदिक पुराने समय की बात करें तो आयुर्वेदिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, क्योंकि आयुर्वेदिक से जो जड़ी बूटियां हैं उनसे दवाइयाँ बनाते थे, उन्हीं का यूज होता था। और ये जो इंग्लिश दवाइयाँ, इनका यूज़ नहीं होता था। लेकिन पुराने समय में और आज के समय में क्या कहना चाहोगे कि कितना आयुर्वेदिक है वो कम होता जा रहा है? एक्चुअली ये वेस्टर्न कल्चर जब से प्रचलित हुआ है हमारे देश में, तब से आयुर्वेदा को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है उस स्तर से। जो डॉक्टर राजीव दीक्षित जी थे उन्होंने प्रमोट किया है, लेकिन वो हमारा दुर्भाग्य है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमारा भी यही प्रयास है कि हम जो चीज़ कमियां रही हैं उनको भूलकर अब आगे आयुर्वेद को यहाँ से बढ़ाएं। उसके साथ साथ जो हमारे जीवन में विरुद्ध आहार है कि हमारे खान पान में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार हमें खान पान लेना चाहिए, क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि लोगों को पता लग सके। आजकल तो आप ये मानिए कि सब चीज़ें ही खराब तरीके से खाई जा रही हैं। जैसे दूध है, वो एक बेसिक चीज़ है, हर घर में हर कोई कंज्यूम करता है। हाँ जी। लेकिन दूध को आप किस चीज़ के साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग कम्बिनेशंस हैं। आप सबसे बेसिक अगर लगा के चले तो जो हम शेक्स जो पीते हैं, तो वो सभी रॉन्ग कम्बिनेशंस हैं। आपको किसी फल के साथ में दूध को कंबाइन ही नहीं करना चाहिए, वो एक विरुद्ध आहार है। अच्छा जी, किसी भी मतलब फ्रूट के साथ? जी बिल्कुल, सिर्फ एक आम एक ऐसा फ्रूट है जो आप दूध के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं, वरना कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो आप इसके साथ दूध के साथ में कंबाइन करके कंज्यूम कर। लेकिन उसके साथ साथ जो बनाना शेक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में तो यही पी रहे हैं लोग। जी, जैसे आजकल बनाना शेक या पपाया जो शेक है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर इसको कम्बिनेशन को इसको देखें तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों आप एक कॉमन चीज़ करके देखें कि आप जब पपाया शेक बनाते हैं कुछ देर के बाद ही वो फटना शुरू हो जाता है। तो आप एक ऐसी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप क्या फटे हुए दूध को आप कंज्यूम कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते तो वो अंदर जाके वो फट रहा है। तो अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी जब डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वहाँ पर भी वो सिर्फ आपको दुष्टि ही करेगा आपकी ब्लड की। ठीक है, तो जब ब्लड की दुष्टि होगी तो आगे जो हमारी सप्त धातुएं बोली गई हैं आयुर्वेदा में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये 1 by 1 बनती जाती हैं। रस का अर्थ है जो हम डाइजेशन जो हमारा हुआ है तो उस टाइम पर जो धातु बनी है वो रस धातु है। तो रस अगर खराब बना है, शुरुआत में डाइजेशन ही खराब हो गया, तो आगे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी 1 by 1 सब खराब होते जाएंगे। उस इंसान का बहुत जल्दी सारी शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप डाइजेशन लगा लीजिए, आगे चल के स्किन डिजीज़ का सबसे मेन रीज़न है ये। ठीक है, तो स्किन डिजीज़ हो गई, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे डायबिटीज़ है। हाँ जी। ये सारी की सारी। आर्थराइटिस का मेन कोज है दूषी विष या घर विष जो बोलते हैं हम, जो हम रॉन्ग कम्बिनेशंस के साथ में खाते हैं, उसमें स्किन डिजीज़ एक मेन रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, बेसिक लाइफस्टाइल को अगर पकड़ते हैं तो उसी में कमियां मिलती हैं हमें। हाँ जी। तो जैसे अब मान लीजिए आप बनाना शेक के लिए जब बोल रहे थे, तो बनाना जब आप कंज्यूम करेंगे दूध के साथ में
तो वो डाइजेशन में इतना हैवी हो जाएगा कि नॉर्मल इंसान उसको पचा ही नहीं सकता। अगर लेकिन हमारा शरीर क्या है, वो लास्ट तक लड़ता है रोग से या किसी भी जो हमारी चीज़ में शरीर में जो भी कमियां आती हैं उसको निकालना चाहता है। लेकिन क्या है कि ये जब हम रेगुलरिटी में कंज्यूम करते हैं, एक दो बार में आपको नहीं पता लगता ये, लेकिन रेगुलरिटी में जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये एक टाइम के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेता है, एक बहुत बड़ा रोग का रूप ले लेता है। हमारे पास कितने ही पेशेंट ऐसे आते हैं जो मतलब कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज़ के, जो बहुत भारी भारी कोड के जो पेशेंट होते हैं, उनको हम मेडिसिन देते हैं, साथ के साथ उनके लाइफस्टाइल में देखते हैं कि क्या कमियां हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ी कमियां उनके खान पान में ही मिलती हैं हमें, जो लाइफस्टाइल हो उसी में कमियां मिलती हैं, खान पान सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो कमियों को हम ठीक कराते हैं 1 बाय 1, जैसे मान लीजिए आप शेक को जो है आप बंद कराएंगे, तो सबसे पहले तो एक ये सबसे बड़ी कमी है हमारी यहाँ के यूथ में कि वो एकदम से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। उनकी जो टेस्ट बड है, जीभ के ऊपर जो स्वाद जम गया, क्योंकि शेक किसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक है, सभी को लगेगा। हाँ, तो जब वो टेस्ट बड हमारे स्टिमुलेट होते रहते हैं और फिर आप एकदम से उसको बिल्कुल सात्विक भोजन के लिए बोलेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें खुद भी चेंज लेके आने पड़ेंगे और जो आपके वैद्य हैं उसकी सलाह को जरूर मानिए। लेकिन दूध का सही यूज कैसे करें, किसके साथ लेना चाहिए दूध को? दूध को एकमात्र तरीका है, आप उसको अकेला लीजिए या फिर अगर आपको फल के साथ भी लेना है तो आम एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ मात्र एक ऐसा फ्रूट है जो उसको कंप्लीट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि 2 चीज़ें एक दूसरे को पूर्ण करती हैं, कंप्लीट करती हैं। तो आम को अगर आपने ज़्यादा आम खा लिया और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई कमी आ गई तो आप दूध पीजिए, हाँ जी, तो वो उसको डाइजेस्ट करेगा। और अगर दूध अगर आपने ज़्यादा पी लिया उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई कमी है तो आप आम खा लीजिए, वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट करते हैं, ये एंटी फूड नहीं है, ठीक है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है ये। तो ये एक दूसरे को डाइजेस्ट करते हैं, आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जैसे दूध को हम खाने के साथ भी ले सकते हैं या दूध को अकेला ही लेना है? कितनी देर के बाद लेना, खाने के सोने से पहले लेना? क्योंकि आजकल ज़्यादा मात्रा में लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि सोने से पहले दूध को पीना चाहिए। जी जी, तो एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि आजकल दूध और खाना ये एक साथ में चल रहा है, लेकिन ये चलना ही नहीं चाहिए। दूध के साथ में आप कोई भी नमक का पदार्थ सेवन कर ही नहीं सकते हैं, ये सबसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और स्किन डिजीज़ का सबसे फर्स्ट नंबर का जो कॉज है वो है। तो आप अगर दूध को खाने के साथ में या किसी भी नमक के पदार्थ के साथ में लेंगे तो वो आगे चल के आपको स्किन की प्रॉब्लम ज़रूर देगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप दूध को अगर सेवन करते हैं खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में और सोने से आधा या 1 घंटे पहले, तो आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं दूध को भी। और ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि आपका एक खाने का गैप आ गया है उसके बीच में। ठीक है, बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, जैसे आजकल जो जनरेशन है ना, उनका जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं लोग। जी, इसमें क्या है कि कुछ सप्लीमेंट्स हैं या कुछ केमिकल्स हैं, सप्लीमेंट्स तो नहीं बोलेंगे, कुछ केमिकल्स हैं जो मतलब फूड कंपनियां जो हैं वो बना रही हैं। आपको क्या है कि वो उस खाने में इजीली वो डाल देते हैं बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा हेल्थ के ऊपर, जो खाने वाले हैं। क्योंकि हमारे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, हम हर एक घर में किसी ना किसी को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का आदी रहता है कि मुझे बाहर का ही खाना खाना है। आप भी एक बार ये चीज़ खुद करके भी देख सकते हैं। आप 1-2-4 दिन के लिए जो है आप बाहर खाना खा लीजिए, हाँ जी, आपको अगले दिन से जो घर के खाने का जो टेस्ट है वो उतना पसंद नहीं आएगा। उसका रीज़न यही है कि आपके जो टेस्ट बड हैं, जो आपकी टंग के ऊपर टेस्ट बड है, वो स्टिमुलेट इतने ज़्यादा हो गए उसके बाहर के खाने की वजह से कि आपको जो घर का जो सात्विक खाना है, घर का बना हुआ खाना है, वो आपका जो घर का खाना वो उसको स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगा उन टेस्ट बड को। तो ये सबसे एक मतलब कमी है, अपनी सरकार की लगा लीजिए या किसी की भी लगा लीजिए, कि वो इन केमिकल्स को धड़ल्ले से
हमारे यहाँ पर अलाउ बढ़ावा कर दे रही रही है जी। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब आजकल की जनरेशन पसंद ही इसको कर रही है जी। तो सर जैसे आयुर्वेदिक में ना मैंने पढ़ा था कि जो गेहूं है जिसका हम डेली सेवन करते हैं चपाती के माध्यम से, जी, जी, जी। तो उसका वो भी कहीं ना कहीं अगर हम डेली यूज करेंगे तो वो भी हानिकारक है जी। तो ऐसा भी सही है गलत है? जी ये सही बात है। अगर आप तासीर देखें और जैसे इसमें हर एक द्रव्य का एक रस होता है, हाँ तो इसका मधुर रस है और ये खाने में हैवी है। आहार का एक तरीका बताया गया है, इसका एक लक्षण बताया गया है कि आप जब खाना खाएं उसके बाद में आपके शरीर में स्फूर्ति एनर्जी होनी चाहिए और लघुता आनी चाहिए, हल्कापन होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखें खाना खाते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, हाँ। है ना। तो ये इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा गेहूं है वो उसकी तासीर ऐसी है, उसका रस ऐसा है, उसका विपाक ऐसा है, तो जब डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद में कहने का अर्थ ये है कि वो लघुता मतलब हल्केपन की बजाय वो हैवीनेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसकी तासीर ऐसी है। आप एक टाइम दो टाइम खाएं, लेकिन जब आप लंबे टाइम तक, क्योंकि आजकल हर कोई गेहूं ही कंज्यूम कर रहा है, तो जब आप लंबे टाइम तक गेहूं का ही कंज्यूम करते हैं तो वो एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी में हैवीनेस लाना, आलस्य लाना, मतलब लेजीनेस जो है वो लाता है। तो इसलिए मेरे अनुसार आपको अलग अलग जो धान्य पदार्थ हैं उनका यूज़ करना चाहिए, अकेले गेहूं के ऊपर ही स्टक ना रहे। डेली रूटीन में कितने दिन यूज करना चाहिए वैसे गेहूं, जैसे रोटी आप बता रहे हो, चपाती? जी जी ये आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब कई बार क्या है कि आप 2-3 दिन लगातार खाइए, बीच में फिर 1-2 दिन अलग, जैसे जौ का आटा है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तो आज के टाइम में कोई यूज ही नहीं कर रहा। हाँ ये हमारा दुर्भाग्य है कि और जो बाकी के जितने भी धान्य पदार्थ हैं वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। बाजरा है अब गुमसा हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब रागी है, रागी चलिए आप रागी का मैं बता देता हूँ। आप जितने भी फास्ट जो हम करते हैं व्रत के टाइम पर, तो रागी क्या है कि फास्ट के टाइम पे कंज्यूम मिनिमम से मिनिमम करिए। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रागी की क्या है, तासीर गर्म है। हाँ जी। आप पहले ही फास्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में हीट पहले ही ज़्यादा है, ऊपर से आप गर्म पदार्थ खा रहे हैं, तो वो क्या है कि उसके बाद में आपने कई बार सुना होगा, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि उनके सिर में चक्कर बन जाना। इवन कई बार तो हमने एक आधा ऐसा भी पेशेंट देखा जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम पहले थी और रागी खाने के बाद में लगातार हफ्ता 10 दिन जो मान लो फास्ट का टाइम है, हाँ जी, उसके बाद में पाइल्स की प्रॉब्लम तक भी बढ़ गई। अच्छा जी। तो ये जो भी हम द्रव्य खाते हैं इसका हमें जानकारी होनी जरूरी है, हालांकि आजकल नहीं है, उसकी कमी भी हमारे ही पीछे है। ये जो खान पान की आप बता रहे हो कि कमियां बहुत सारी है, क्या ये बीमारियां इसी कारण से बढ़ रही है? जी बिल्कुल, इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि जो आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान है। जो पहले आपने सुना होगा कि सवेरे जल्दी उठ जाते थे, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करते थे, तो दिनचर्या का जो कम्बिनेशन था उस टाइम पर कि जो जितने भी हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए थी वो आजकल कोई उठता ही नहीं सवेरे सवेरे। ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग हैं जो उठ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, और वो चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए थी वो आजकल कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऋतुचर्या है, अब जैसे वसंत ऋतु है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँ तो वसंत ऋतु है जो अभी शुरू हुई है, मार्च अप्रैल का जो टाइम है, तो इसमें क्या है कि वसंत ऋतु में जैसे जितने भी हमारे जो स्किन के रोग हैं तो वो बढ़ गए, कफ की जो दिक्कत है वो बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? इससे पहले जो हमारी ठंडी जो ऋतु थी उसमें हमने दबा के गुरु आहार लिया है, जो हैवी फूड है, ठीक है, चिकनाहट जो है जिन फूड में, ठीक है, वो हम खूब खा रहे थे। अब क्या है, वो उस टाइम पर कफ जो था वो शरीर में बनता गया, तो उस वक्त हमें पता नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त की जो ऋतु थी हमारी उसमें हमें नहीं पता लगता। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आई, अब सूर्य का जो ताप है वो बढ़ गया है। अब सूर्य का ताप बढ़ते के साथ में जो कफ जो हमारे शरीर में बना हुआ था वो पिघलना शुरू हो गया। तो अब जितने भी कफ की डिजीज़ हैं वो सारी की सारी अब जो है ज़्यादा हो गई। स्किन की डिजीज़ है,
वो सारी की सारी ज़्यादा हो गई अब। तो उसका यही कारण है। अब जैसे जिम में लोग जाते हैं, पहलवान जाते हैं, तो जो आपने बताया था शेक्स की बात, मैं उस बात से इस बात को जोड़ना चाहूँगा। जो वे प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं, शेक्स में मिला के यूज़ करते हैं वो, लेकिन पहलवान है या फिर ट्रेनर है वो ज़्यादा ये कहते हैं कि बनाना शेक पिया करो और उसमें प्रोटीन या वे मिला के मिक्स करके जब पिया करो ताकि हेल्थ अच्छी रहे। अब इस बात को मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत सारे एंटी मेरे आ जाएंगे। ये नहीं, देखो, एक सही दिशा देना भी आपका फर्ज बनता है। जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए गाइड करना चाहूँगा कि आप देखिए कि वे क्या है। जैसे दूध को हम फर्मेंट करते हैं, फाड़ते हैं, हाँ जी, तो उसके बाद में पनीर अलग हो गया और जो उसका पानी है वो अलग रह गया। उस पानी से हम वे बनाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, दूध फट जाता है, जो पानी बच जाता है उससे हम वे बनाते उससे हैं। वे बनता है, ठीक है, क्योंकि पनीर तो आपका अलग हो गया। हाँ जी, हाँ जी। 70% जो चीज़ थी वो अलग हो गई, 30% जो है वो बाकी रह गई। अब उससे हम प्रोटीन बना रहे हैं, पनीर को कंज्यूम हम कर ही नहीं रहे हैं, उसके बजाय वे प्रोटीन पे ज़्यादा हम रिलाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये चीज़ चली थी वेस्टर्न कल्चर से, और अब आज के दिन हमारा पनीर जो 70% जो फूड है उस मिल्क से जो प्रोडक्ट बना है वो 70% हमने छोड़ दिया, 30% को हम जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो 30% जो हमारा फूड जो उसमें से निकला है उसको भी आप मशीन्स जो हैं बड़ी बड़ी केमिकल्स हैं उनसे मतलब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं और केमिकल्स डाल रहे हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको एक वो लंबे टाइम तक रखना भी है। हाँ जी, ठीक है, तो उसको जब आप रख भी रहे हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपके डाइजेशन को, आपके जो घुटने हैं, आपके जितने जोड़ों के दर्द हैं वो आप नॉर्मली देखेंगे कि आपके जितने भी पहलवान हैं या जितने भी आपके जो ज़्यादा एक्सरसाइज जिम वाले जो हैं उनको घुटनों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। उसका रीज़न ये है कि वो डाइजेस्ट कम होता है। ठीक है, ये एक बार दो बार कंज्यूम करने में, या प्रोटीन के लिए मैं उसके एंटी नहीं हूँ। हाँ जी, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ है, लेकिन आप प्रोटीन को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाके नुकसान ही कर रहा है तो वो आप कंज्यूम ना करें, वो बेहतर है। लेकिन पता कैसे लगेगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी में नुकसान कर रहा है? क्योंकि सबकी तासीर ना अलग अलग होती है और कईयों को वो मतलब वो भी अप्लाई भी नहीं होता वो चीज़। देखिए, आप सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि आपके पेट में जो चीज़ ब्लोटिंग कर रही है, पेट को फुला रही है, डाइजेशन को ख़राब कर रही है, वो किसी प्रकार से मैं नहीं मानता कि वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। जो चीज़ आपको खाते ही डाइजेस्ट ना हो, आपके शरीर में हल्कापन ना रखे, आपको हमेशा हैवीनेस रखे, लेजीनेस रखे आपकी बॉडी में, वो चीज़ कहाँ से आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? आप खुद बताइए इस चीज़ को। दूसरी चीज़, आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए पहलवान जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो देखिए एक कहावत थी, पहले वाले जो बूढ़े हमारे थे तो बोलते थे कि या तो इतनी मेहनत कर लो कि जो खाओ सब कुछ ही पच जाए। ठीक है, तो वो अब उस प्रकार की मेहनत भी नहीं रही। ठीक है, आप जिम में जाते हैं, मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो एक स्पेसिफिक मसल आपकी ट्रेन हो गई, लेकिन डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव जो आपके जूसेस जो हैं उनको, जैसे पेनक्रियाज जो सिक्रेट करता है, हमारे जो HCl जो है, उसको अगर आप नहीं स्टिमुलेट करती आपकी कोई एक्सरसाइज, मेरे अनुसार सबसे बेस्ट है रेसिंग। आजकल जिम में टेस्टो बूस्टर के लिए बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक तो वो नेचुरल नहीं है। मैं नहीं मानता कि जो है सारी चीज़ें नेचुरल हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी चीज़ें ही गलत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो नेचुरल बनाते हैं, लेकिन उसका आपको एक आम इंसान को नहीं पता रहता कि कौन सा ब्रांड है। क्योंकि आप देखें तो हर कोई एक स्पॉन्सर के थ्रू ही जो है आता है ब्रांड के पास। हाँ जी। कि अगर मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैंने किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप ले ली, तो स्पॉन्सर किया है मुझे किसी ब्रांड ने, और मैं उसको जो है मान लो स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो उसके बाद में जब
एक नॉर्मल पब्लिक है जो जिम जाने वाले इंसान है, वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो उसी ब्रांड के उसको लेंगे। बिल्कुल। तो आधे से ज़्यादा तो यूट्यूबर को ही नहीं पता रहता कि ये ब्रांड जो बना रहा है ये ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको नेचुरल है या नहीं है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे सर एक अधारणीय वे के इसमें 13-14 बताए गए हैं, लेकिन उसमें से 3-4 का हम जो मेन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या क्या है जी। और क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में। जैसे अधारणीय वेग मतलब जो हमारी नेचुरल अर्जेज हैं जो बॉडी की, उसको अगर हम धारण करते हैं, जैसे कि हम मूत्र का एक वेग इसमें बोला गया है कि अगर आपको प्रेशर आया है मूत्र का, मतलब आपको वॉशरूम का अगर प्रेशर है और आप उसको धारण करके रखते हैं उस प्रेशर को, चाहे उसमें जैसे अब IPL का मैच चल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि अब बस लास्ट का आधा घंटे का मैच बचा है और एक बॉल रह गया, एक ओवर रह गया, एक ओवर रह गया, 2 ओवर रह गए, तो उसमें आप क्या है, या फिर आप आजकल की जनरेशन के बारे में बताऊं तो PUBG खेल रहे हैं। हाँ। एक मैच, यार चलो एक मैच खेल लेते हैं, बाद में चले जाएंगे वॉशरूम, तो वो क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, जैसे मूत्र का वेग जो है हम रोकते हैं तो ये आगे चल के अश्मरी मतलब जो पथरी का जो है वो एक रोग बहुत ही कॉमन है आपके मूत्र के वेग को रोकने से जो होता है। तो ऐसे ही अलग अलग है। छर्दी मतलब जो वॉमिटिंग है, आजकल की एलोपैथी जो पद्धति है वो ये बोलती है कि आप वॉमिटिंग अगर होगी तो वो आप एक टाइप से अनहेल्दी है आपके लिए, लेकिन मेरा मानना ये है और आयुर्वेद भी यही कहता है कि अति अगर है तो उसको आप क्योर करिए, लेकिन अगर 1-2 बार 2-4 एपिसोड अगर आते भी हैं वॉमिटिंग के तो आप उसको रोकिए मत। वो आपका शरीर उस बीमारी से लड़ रहा है और उस जो आपके बॉडी के अंदर एक टाइप से जो कचरा है उसको निकालना चाहता है, उस रोग को निकालना चाहता है, और उसके लिए वो वॉमिटिंग या डायरिया जो मतलब जो दस्त जो है, हाँ जी, वो जो है उनको निकालता है उसके थ्रू। तो अगर आप उसको रोकते हैं तो छर्दी के वेग को रोकने से सबसे मेन जो बड़ा रोग है वो है स्किन डिजीज़। अगर आप उसके वेग को रोकते हैं बार बार तो आगे चल के आपको वो स्किन डिजीज़ पक्का मैं लिख के देता हूँ वो ज़रूर करेगा। ऐसे ही अलग अलग है, जैसे निद्रा का वेग है। हाँ जी, निद्रा का वेग अगर आप रोकेंगे, आपको नींद आ रही है लेकिन आप मोबाइल चलाते जा रहे हैं और उस नींद को आप बार बार अभी चलिए ठीक आधे घंटे में फ़ोन रख देंगे, 1 घंटे में रख देंगे, वो कब वो 4-5 घंटे हो गए, 12, 1, 2 बज गए रात के, आपको पता भी नहीं लगता। वो आगे चल के आपको बहुत सारी जो मानसिक रोग हैं जैसे डिप्रेशन हो गया और बहुत सारे मतलब एंजाइटी हो गया, गुस्सा ज़्यादा आना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लाइफस्टाइल में हैं यही हमें लीड करती हैं एक बड़ी बीमारी को। तो ऐसे ही अलग अलग वेग हैं जो हमें धारण नहीं करने चाहिए। तो आयुर्वेदा में धारणीय और अधारणीय अलग अलग वेग बताए गए हैं। तो ऐसे ही कई प्रकार के अधारणीय वेग हैं और कई प्रकार के धारणीय वेग हैं। अधारणीय वेग में ऐसे हो गया जैसे अपान वायु जो है जो फॉल्ट है उसको आप जो गैस पास जो हम नॉर्मली बोलते हैं उसको अगर आप रोकते हैं तो वो आगे चल के आद्यमान आटोप मतलब जो एक हमारी पेट की जो बीमारियां हैं उनको बहुत तरीके से जो है लीड करता है। जैसे मान लो आजकल बोलते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर असर आ रहा है, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और वो जाके सिर में टकरा रही है, बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज जो है। फाल्ट की तो सर कई बार हम ये देखते हैं कि फाल्ट जब हम कहीं बड़ी सभा में बैठे हैं उसमें शर्म महसूस करते हैं। नहीं, कोई शर्म नहीं है इस चीज़ के अंदर, ये एक बिल्कुल नेचुरल अर्ज है और इसको जो है हम नेचुरली तरीके से ही हम इसको सोचें भी लगा लीजिए। तो इसमें जो है ये बोला गया है कि आप फॉल्ट अगर आप कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब। लेकिन ये एक नेचुरल अर्ज है, मैं इतना कॉमनली जो है मुझे बोलने की ये ज़रूरत है, ठीक है, वरना अगर मैं यहाँ पर शर्मिंदा होऊंगा एज ए डॉक्टर तो मैं आगे चल के मेरे पेशेंट्स हैं या एक नॉर्मल इंसान है उसको क्या मैं एक मैसेज दूंगा। तो ये ज़रूरी है आप जो वेग हैं जो बोले गए हैं
उनको मत रोकिए, जो नेचुरल अर्जिज हैं हमारी। और जो जैसे जो अर्जिज हैं जो रोकने की हैं उनको रोकिए आप। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि है वोमिटिंग, कई बार हमारे अंदर से वोमिटिंग आती है तो हम उसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसे एलोपैथ मेडिसिन है, एंटीएमेटिक जो ड्रग्स हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ हो जाते हैं। आपको एक बार वोमिटिंग आई नहीं, वो उठा के एंटीएमेटिक मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। सॉरी टू से इट, बट एलोपैथिक मेडिसिन्स एक निर्जीवपैथी है, वो आपको बिल्कुल भी एक लंबी आयु के लिए उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करती। वो आपकी डिजीज़ को एक आप कॉमन एक ये चीज़ देखिए कि आयुर्वेदा की कोई भी मेडिसिन है, आप मेडिसिन लेंगे पेट के लिए लेकिन पूरी बॉडी में आपको ठीक महसूस होगा, लेकिन वो क्या है, वो एक कारण है, जो कोज है आपका एक सिम्टम है, सिम्टम को ठीक कर देंगे लेकिन जो उसकी रूट कोज है उसके ऊपर वर्क बहुत कम करते हैं। जो आज की जनरेशन है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर? सोशल मीडिया का तो देखिए आज के दिन एक हैबिट बन गई, और लाइफस्टाइल ज़्यादा बोल लेंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम अगर नॉर्मल इंसान का देखें तो वही ये लगा लीजिए आप 10-10 घंटे तक भी चला जाता है पर डे में। तो आप ये देखिए ना कि वो चीज़ बनाई गई थी इंसान को एक सुख के लिए, लेकिन वो इंसान पूरा का पूरा डिपेंड ही उसके ऊपर हो गया। पहले मोबाइल जब तक नहीं थे तो लोग बैठते थे, आपस में बैठते थे, बिल्कुल ठीक है, तो उस टाइम पर बातें होती थी, ज्ञान की बातें होती थी। लेकिन अब क्या है, मोबाइल के ऊपर जैसे एक सोशल मीडिया का जो आप बोल रहे हैं, रील्स का जो आजकल शॉर्ट्स का जो चलन हो गया है, तो आप रील में एक कॉन्सेप्ट है, उसका एल्गोरिदम है, आप एक रील देखेंगे और वो आपको खुशी दे रही है, आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज करा रही है। अगली जो रील आप स्क्रॉल करेंगे वो आपको कोई दुख का इमोशन दे रही है, उससे अगली एक्साइटमेंट का कोई इमोशन दे रही है। तो अलग अलग जो इतने एक कम टाइम में जो 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, 1 मिनट की जो रील है, उसमें जब इतने सारे इमोशंस आपके चेंज होते हैं, तो जो आपका जो नेचुरल डोपामिन जो एक हार्मोन है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन के लिए जो है एक उसको बनाता है, ठीक है, तो उसको आप जब अफेक्टेड करेंगे, नेचुरल नहीं रखेंगे, तो आपकी जो नेचुरल जहाँ पर जो आपको खुशी मिलनी चाहिए वो आपकी कम हो जाएगी, उन चीज़ों में आपको खुशी बहुत कम मिलेगी। और आज के टाइम में लोग अकेला रहना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, उसका कारण यही है कि मोबाइल से जब आप सारा टाइम चिपके रहेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि बाहर भी कोई चीज़ है उसमें भी जाएं, क्योंकि आपको एक देखिए ना कि आपको एक पूरा एक संसार मिल गया है, उसी के अंदर आपको हर टाइप का इमोशंस वहाँ पर मिल गया है। तो आप जब वहीं पर खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, कोई रील आ गई आपको एकदम गुस्सा आ गया, उससे अगली रील आ गई उसमें आप इमोशनल जो है मतलब इतना हो गए कि वहाँ पर कई बार तो क्या है कि एक आध पेशेंट ये बोलता है, और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बिल्कुल आंसू भी निकल जाते हैं, ऐसी भी रील आ जाती हैं। तो आपके इमोशंस इतने इफेक्ट हो रहे हैं कि ये एक एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया गया है कि आपको नेचुरल जो खुशी है या दुख है उसका एहसास भी बहुत कम होता है। तो इसको तो आप कितना भी ये देख लीजिए कि मोबाइल आप अब आज के दिन आप छोड़ भी नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। तो पहले जिस चीज़ के लिए बनाया गया था अब वो चीज़ें नहीं रही, मोबाइल के ऊपर ही डिपेंड हो गया है इंसान। और ये सबसे बड़ी आज के दिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस यही कर रहे हैं हम, कि मोबाइल तक जब तक हम मोबाइल से चिपके रहेंगे तब तक हम नेचुरली जो हमारी जो चीज़ करने की है वो हम कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मोटिवेशन आप देखिए कि जो बड़े हमारे जो है माता पिता हैं या कोई भी जो हमें बोल रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, या एक मतलब कोई भी जो बड़ा हमें कुछ समझा रहा है, उसमें इतना मोटिवेशन नहीं लगता जितना मोबाइल की एक रील मोटिवेट कर देती है। बिल्कुल ठीक है, तो देखना भी पसंद करते हैं लोग। हाँ, उसी को देखना पसंद करते हैं। हाँ जी। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अब धैर्य भी नहीं रहा। अब इस चीज़ के ऊपर आप ये देखिए कि कामनेस नहीं है कि चलिए ठीक है
2 मिनट 4 मिनट अगर आपको रुकना भी पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको पसंद ही नहीं आ रही वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन उस चीज़ को नहीं देख रहा है, उसको एक आदत पड़ गई है, हर एक 15-20 सेकंड के अंदर अंदर आपको कोई नई चीज़ मिलती जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको वेट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए तो आपको उसमें गुस्सा ही आएगा। ठीक है, वो आप नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ का इम्पैक्ट आप आजकल के छोटे बच्चों के ऊपर देख रहे हैं। प्रेग्नेंट फीमेल पर भी सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन ना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जैसे वो भी अब बाहर तो वो जाती नहीं ज़्यादा, ठीक है, या फिर मतलब कोई ऐसा, क्योंकि आजकल क्या है कि प्रेगनेंसी में ये मान लेते हैं कि आप जितना रेस्ट करो उतना ठीक है। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अपोजिट होना चाहिए। अच्छा। कुछ मंथ हैं जिनमें आपको रेस्ट नेसेसरी है, लेकिन बाकी के टाइम आप जितना काम करेंगे उतना आपको आगे डिलीवरी भी आजकल जो है वो नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम रह गई है। आजकल सी सेक्शन या जो सिजेरियन है, जो सर्जरी के द्वारा जो डिलीवरी है, वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। उसका एक मेन इम्पैक्ट यही है, क्योंकि जो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पर आप या तो फ़ोन से ही चिपके रहते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब जो बात आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है प्रेग्नेंट फीमेल पे, तो वो ये है कि आप जब बार बार वो रील जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अब बार बार आप जो है एक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अब एक इमोशन अब यहाँ पर आया हैप्पीनेस का, अगला दूसरा चेंज हो गया, अगला फिर दूसरा चेंज हो गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट है कि आप बार बार जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट यही है फीमेल के ऊपर, चिड़चिड़ापन आ जाएगा फीमेल के अंदर। इतने जो उनका जो नेचुरल जो डोपामिन जो रिलीज होना चाहिए वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसका क्या है कि बच्चा है वो पेट में है, आपको नहीं पता कि पेट में है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, लेकिन उसका कंप्लीट जैसा आपका लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी के टाइम पे रहेगा, वो कंप्लीट वैसा का वैसा आपको मिरर इमेज आपके बच्चे में दिखेगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो माता सुभद्रा है, जो अर्जुन जी की जो पत्नी थी, तो उनके पेट में जब अभिमन्यु जी थे तो उस टाइम पर वो अर्जुन जी को जो चक्रव्यूह की जो रचना जो थी वो तोड़नी भी आती थी और उससे निकलना भी आता था। लेकिन जब सुभद्रा माता जब सुन रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने उसकी आदि रचना जो है उसके अंदर जाना कैसे है, उसको कैसे भेदना है चक्रव्यूह को, वो उन्होंने सिखाया था। लेकिन उसके बाद में आपने सुना होगा वो सो गए थे। तो उसके बाद में जब वो सोए थे तो जब जैसे ही उन्होंने जितना उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया था उसके बिहाफ पर ही उन्होंने पूरे के पूरे चक्रव्यूह को तोड़ा था। लेकिन अब वो तोड़ना तो उनको सिखा दिया था, पेट में ही सीखा था, लेकिन बाद में जो है जब वो सो गए थे उसके कारण उन्होंने उनको निकलना नहीं सिखाया। तो वो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। तो ये एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसका असर आप आज के दिन भी देख सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल जैसा खाना खाएगी, खान पान जैसा रहेगा, उसका जैसा आचार रहेगा, आहार विहार के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड रहती हैं। वैसे क्या क्या खाना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल को, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? जितना भी सात्विक आहार विहार है, जैसे जो लघु आहार है जो जल्दी पच जाए, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स का एक ये है कि एक बार में एक ही फ्रूट खाओ। अब आजकल क्या है कि पूरी प्लेट भर ली, उसमें 5-6 टाइप के फ्रूट्स ऐड कर दिए, लेकिन ये नहीं है ये ठीक तरीका। इसको जितना जो है सिंपल रखेंगे खाने को उतना वो आपको स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। तो इस चीज़ का असर एक सोशल मीडिया का तो बहुत गहरा असर है प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर भी। और जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हाँ जी। अगर नहीं दिलाई तो वो इतना रोता है कि वो बिल्कुल परेशान कर देता है घर वालों को। और खाने पीने में भी वो मतलब ये लगा लीजिए, जो खाने पीने में अगर आज के दिन प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो सात्विक खाना नहीं खा रही है तो आगे चल के बच्चा भी सात्विक भोजन को ग्रहण नहीं करना पसंद करेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को नारियल पानी पीना चाहिए या फिर नारियल खाना चाहिए, जिससे ये कहते हैं कि बच्चा गोरा होएगा। जी,
लेकिन ये ठीक बात है, लेकिन नारियल पानी जो है आजकल क्या है कि सवेरे उठते के साथ में नारियल पानी का एक प्रचलन है। हाँ जी। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसमें वो एक बहुत हैवी चीज़ है नारियल पानी। अच्छा। ठीक है, अगर आप पिएंगे नारियल पानी, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका गलत इम्पैक्ट है, लेकिन आपको वो किस समय पे पीना है वो ज़रूरी है आपको पता होना, कि आपको खाने के कितना टाइम बाद में, 3-4 घंटे के बाद में, और दोपहर के टाइम पे नारियल पानी है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आप सवेरे सवेरे पिए। तो ये चीज़ें जो है पता नहीं है आज के लोगों को। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद उतना प्रचलित अब नहीं रहा, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे जितने भी हैं हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो सरकार भी है, उसमें सब आराम आराम से एलोपैथ के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। हालांकि अब मैं ये मानता हूँ कि मोदी सरकार ने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। तो आयुर्वेदिक के ऊपर जी आप देखेंगे कि वो भी फॉलो करते हैं योगा, आयुर्वेद। तो वो एक मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी ठीक एक स्टेप लिया गया है। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है परिवर्तन आए हैं आयुर्वेदा के दौर में। तो आप जो है आयुर्वेदा को जितना हो सके प्रमोट करें, हमारी भी यही कोशिश है। हम जितना हो सके आयुर्वेदा को बढ़ावा दें, और जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो सही चीज़ें हैं, जो आज के दिन जो एक अफवाह जो फैला रखी है आयुर्वेदा के बारे में, उसको हम जितना हो सके ठीक कर सकें। तो सर जैसे आज की जनरेशन की बात करें तो जो डिप्रेशन नाम की एक बीमारी है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, कोई किसी को कुछ कह देता है तो डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको क्या क्या सिम्टम है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बारे में तो एक दोहा भी है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं यही बोल रहा हूँ कि चिंता या जो डिप्रेशन है, हाँ जी, इसको आप लाइफस्टाइल जो आपका है उससे अगर आप ठीक करने की कोशिश करें तो आपका प्राइमरी जो प्रिवेंशन है उसका वर्क करती है वो। तो सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल को ठीक करना है। लाइफस्टाइल में जो बेसिक दिनचर्या या ऋतुचर्या है उसको फॉलो करिए, और ब्रह्मचर्य, निद्रा और आहार, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। और उसके बाद में अगर आपको नीड है तो आप आयुर्वेदा की अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें शिरोधारा एक वो बताई गई है थेरेपी है, हाँ जी, तो उसको फॉलो करिए, वो कराइए आप। मेडिसिन्स भी हैं कुछ, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, वचा है, आप उसको जो है इनटेक करना शुरू करिए। बाकी आप एक बार वैद्य की सलाह से ये इनको शुरू करिए, क्योंकि वैद्य आपको क्या है कि आपका जो रोग है वो किस प्रकार का है, तो उसके अनुसार आपको सजेशन देंगे। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको लाइफस्टाइल ठीक करना ज़रूरी है, खान पान की दिनचर्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो इसके बारे में क्या राय है? मेरा ये मानना है जो आप खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते। तो जो आयुर्वेदा है उसमें जो लेप थे, जो पहले बताए गए थे, उबटन थे, लेप थे, तो वो क्या थे, आप जैसे देखेंगे तो बेसिक चीज़ों से, कि कोई चावल के आटे से बना है, या कोई चीज़ें जैसे बेसन को दूध में घोल के बना लिया, मुल्तानी का भी बहुत यूज होता था। तो वो सारी चीज़ें जो थी, या फिर एक बताया वरण्यगण जो है, वो एक उसमें जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, अगर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा वरण्यगण की औषधि, तो वो आपको देखेंगे, तो वो अगर मेडिसिन्स का आप यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो आपको सारी चीज़ों में वो अफेक्ट करेंगे। आपके स्किन के जो टेक्सचर है, आपके जो ग्लोइंग स्किन है, एंटी एक्ने है, बहुत चीज़ों में आपके बहुत सारे फेस पैक्स हैं जो आयुर्वेदा के बनाए हुए नेचुरल फेस पैक्स हैं। तो वो जैसे D10 के लिए बोला गया है, तो उसमें चावल का आटा है, और जो लाल चंदन है, तो पुष्पा वाला जो लाल चंदन है, पुष्पा वाला, हाँ जी, तो वो चीज़ें जो है, और जैसे मान लीजिए मिल्क है उसमें, तो ये चीज़ें जब आप ऐड करके आप लगाएंगे तो वो D10 का भी काम करता है।
तो लेकिन आजकल क्या है कि ये इतने केमिकल्स से जो बनते हैं, जितने भी फेस पैक्स हैं या इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो बन गई हैं, कई कई लाखों करोड़ों की हैं, ये क्या है कि सारे के सारे केमिकल्स हैं। आप बताइए आप खुद कि क्या आप इनमें से एक भी केमिकल को खाना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो वो आप एक चीज़ देखिए कि हमारे 2 डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। हमारा जो पेट है वो 2 बोले गए हैं, एक तो जो हम मुंह के द्वारा जो हम खा रहे हैं, दूसरा हमारे स्किन के जो छिद्र हैं वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। तो जब आप उसको यहाँ से मुंह के द्वारा नहीं खा सकते, आप यहाँ से क्यों पहुँचा रहे हैं? आप यहाँ से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो चीज़ जाएगी और आपको नुकसान करेगी। बड़े बड़े जितने भी त्वचा के रोग हैं वो आपका सबसे प्राइमरी कारण यही है कि आप जो भी आप लगा रहे हैं वो एक केमिकल है सिर्फ। आप, मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल ही केमिकल के ऊपर चल रहे हैं और आजकल की जो अब नई जनरेशन है वो उन्हीं को पसंद कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है आयुर्वेदा का, जो बीच में इतना टाइम जो है मान लो उसको नहीं प्रोत्साहित किया गया और प्रमोट ही नहीं हुई वो। तो लेकिन अब आराम आराम से नेचुरल चीज़ों के ऊपर इंसान आते जा रहे हैं। अब हमारी यूथ को बस एक मेन मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा, आयुर्वेदा को अपनाएं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, नेचुरल चीज़ है। आप जितना नेचर को अपनाएंगे नेचर आपको उतना ही अपनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अंत में अनोखा प्रयास चैनल की टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लगा मुझे आने यहाँ पर आकर, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। और आपने हमें बुलाया, हम बहुत उस चीज़ के आभारी हैं। हमारे आपके चैनल के द्वारा हम आयुर्वेदा को हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मेन यही उद्देश्य है कि जो ठग जो बैठे हैं उनको हम हटा के जो सही जो चीज़ है वो एक मैसेज कन्वे कर पाएँ, और आपके चैनल के द्वारा हम वो मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं। ये हम बहुत आभारी हैं आपके उस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए अनोखा प्रयास चैनल से। इसी प्रकार हम आपके सामने नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे, अलग अलग व्यक्तियों से मिलवाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।